हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तेजेंद्र भारद्वाज। हम बात कर रहे हैं मैकेनिक्स की और प्रीवियस वीडियोज में हम 4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है उसमें हम पहले एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वही लामीज थ्योरम के ऊपर और उसके बाद में हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए एक सरफेस है, उसके ऊपर एक व्हील रोल कर रहा है, ठीक है ना, और बीच में आ गया एक ऑब्स्टेकल, एक स्क्वायर पेबल आ गया, स्क्वायर पत्थर आ गया, जिसकी थिकनेस हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस व्हील का डायमीटर हमको दे रखा है, इस व्हील का डायमीटर 50 सेंटीमीटर हमको दे रखा है, 50 सेंटीमीटर गिवन है। इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी होगी? इसकी रेडियस होगी सर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको निकालना है, हमको पूछा क्या इस क्वेश्चन में, हमसे ये पूछा है कि इस व्हील को चूंकि रोल कर रहा है, इस व्हील को इस पत्थर के ऊपर चढ़ाना है हमको। पत्थर के ऊपर चढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे, हम पी फोर्स लगाएंगे, तो हमें इस फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा हमको गिवन क्या है कि इस व्हील का वेट दे रखा है 1 किलो न्यूटन। ठीक है, ये पता करना है। और दूसरा जो हमने एफबीडी पढ़ा था, फ्री बॉडी डायग्राम, जो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम, तो इसका मतलब ये सपोर्टेड है यहाँ पर, तो इसकी रिएक्शन भी हमको निकालनी पड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां से हमको एक रिएक्शन निकालनी है आर, ठीक है ना, ये पूछा है। बट हमको क्या कोई एंगल दे रखा है क्या? हमको कोई एंगल नहीं दे रखा है, तो सबसे पहला काम तो क्या होगा? एंगल फाइंड करने का कार्य होगा। ठीक है ना, अब देखिए सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब एक दिमाग में क्वेश्चन और आता है यहाँ पर कि रिएक्शन केवल एक ही पूछी है, यहाँ पर रिएक्शन क्यों नहीं पूछी? यहाँ भी तो टच कर रही है सरफेस, यहाँ भी रिएक्शन करनी पड़ेगी, रिएक्शन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देंगे, जब हम फोर्स पी अप्लाई करेंगे ना, तो ये जमीन से जो टच हो रखा है वो टच नहीं होगा, मतलब ये ऊपर उठ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो रिएक्शन केवल यहाँ पर लगेगी। अब मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूं ए, ठीक है, तो मुझे रिएक्शन क्या फाइंड करनी पड़ेगी? आर ए। अब देखिए इसकी रेडियस है 25 सेंटीमीटर। अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर बनाता हूं। ये अपना व्हील हो गया जिसकी रेडियस होगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये अपना ऑब्स्टेकल है एक, और इसका हमको दे रखा है थिकनेस 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और ये बराबर है इसके, क्योंकि सरफेस पर आ रहा है ये इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि टोटल 25 है और ये यहां से यहां तक कितना है 20, ये 20 हो गया, ये यहां से यहां तक रेडियस 25 है, तो ये कितने की होगी? 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब हमको क्योंकि जब फोर्स लगाएंगे हम इस प्रकार से पी फोर्स लगाएंगे, तो ये क्या होगा? रोल करेगा इसके ऊपर, और रोल करेगा और रिएक्शन आएगी यहां पर। इसका मतलब ये मैं इस प्रकार से ड्रॉ कर दूं, इस पॉइंट से, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं बी पॉइंट, इसको नाम हमने ए दे दिया था, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया ओ। ठीक है, अब आप देखोगे यहां से ओसीबी एक क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया। ओसीबी क्या ट्राइंगल बन गया क्या? बिल्कुल हाँ, ओसीबी ट्राइंगल बन गया। अब मैं यहां से इस थीटा को ज्ञात कर लेता हूं कि ये रिएक्शन है वर्टिकल से किस एंगल पर लगी हुई है। तो थीटा कैसे निकालूंगा मैं? तो देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर मतलब ये रेडियस है, तो क्या ये भी तो रेडियस हो गई? ठीक है ना, ये भी 25 सेंटीमीटर का हो गया। हमको निकालनी है सीबी। तो सीबी क्या है हमारे पास में? हमने क्या देखा था कि थीटा के जस्ट सामने क्या होता है? एंगल के जस्ट सामने क्या होता है? लंब होता है सर। तो लंब होता है, लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो सीबी अपॉन ओबी इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं? सीबी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ओबी को हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि थीटा हमको पता नहीं है और सीबी भी हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले तो सीबी निकालनी पड़ेगी। तो सीबी कैसे निकालेंगे? देखिए ये लंब हो गया, यहाँ पर 25 दे रखा है और ये 5 दे रखा है। ठीक है, तो हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, जिसको हम कह देते हैं ओबी, ओबी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर। ठीक है ना, और अंडर रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सी भी आ जाएगा सर। तो ओबी की वैल्यू कितनी है? 25 का स्क्वायर माइनस ओसी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना आता है? 625 माइनस 25, अंडर रूट कर दीजिए। तो अंडर रूट करेंगे तो 600 का अंडर रूट कितना होता है?
तो आपके पास में क्या होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, अंडर रूट 600 कर दीजिए आप, तो आ जाएगा अपने पास सीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24.49 सेंटीमीटर। मतलब हमको ये वाली वैल्यू मिल गई 24.49 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको सीबी भी पता है, ओबी भी पता है, हमको साइन थीटा निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 24.49 बाय ओबी, ओबी की वैल्यू कितनी है 25 इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा निकालेंगे तो साइन इनवर्स कर देंगे, और 24.49 बाय 25 तो डिवाइड बाय 25 कर दीजिए, 24.49 डिवाइड बाय 25 और साइन इनवर्स करेंगे तो अपने पास में थीटा की वैल्यू आ जाएगी सर, थीटा आ जाएगा 78.40। मतलब ये वाला जो थीटा होगा ना, यहां से जो रिएक्शन लगेगी ये वाला थीटा, ठीक है, इसको कहेंगे 78.40। यहां पर देखिए अब थीटा कितना आ गया 78.40। अब वापस इस डायग्राम को देखो, ये टोटल थीटा कितना है, टोटल एंगल कितने का है 90 डिग्री का, यहां से लेकर यहां तक कितना आ गया 78.40। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा सर, तो आप देखिए 90 में से इसको माइनस कर दीजिए, अपने पास में आ जाएगा 11.59 डिग्री का। अब यहां से एक डायग्राम और बनाएंगे लामीज थ्योरम के लिए। एक पॉइंट ले लिया हमने, यहां पर ले लेता हूं, एक पॉइंट ले लिया O, नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा, तो नीचे की तरफ वेट लगा दिया मैंने 1 किलो न्यूटन। ठीक है, ये रिएक्शन है आर ए, ये वाली रिएक्शन है आर ए, और ये पास किस पॉइंट से हो रही है ओ पॉइंट से। तो मैं क्या करूंगा, इसको आगे की तरफ बढ़ाऊंगा इस प्रकार से, ये आर ए हो गई, तो मैंने यहां पर एक फोर्स लगा दिया, मतलब रिएक्शन फोर्स लगा दिया आर ए, जो हमको फाइंड करना है। और ये जो P है ये कहां पर लगा हुआ है, इसके नॉर्मल, मतलब इसके परपेंडिकुलर, OB के परपेंडिकुलर लगा हुआ है, तो मैंने यहां पर लगा दिया इसको OB के परपेंडिकुलर एक P फोर्स लगा दिया। अब देखिए ये एंगल तो कितने का 90 डिग्री का, हमको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, तो कैसे निकलेगा ये वाला एंगल, देखिए यहां से अगर मैं इसको यहां से यहां तक ऐसे मिला देता हूं, तो क्या ये जो एंगल है, क्या यही एंगल ये होगा क्या, हमने पढ़ा था अपोजिट एंगल सम्मुख कोण, जो एंगल यहाँ पर जो बन रहा है ना ये वाला एंगल, वही एंगल यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर 1159 मतलब 11.59 डिग्री का कोण बन रहा था, तो ये भी 11.59 डिग्री का ही कोण होगा। ठीक है ना, और ये टोटल कोण कितने का है, टोटल 90 डिग्री का है। ठीक है ना, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अब हमको ये वाला एंगल भी तो चाहिए। अब देखिए यहां से ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये 11.59 डिग्री का हो गया, और टोटल एंगल कितने का होता है 180 डिग्री का। तो हम 90 प्लस 11.59 इसको ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा 78.40। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारे पास में 90 डिग्री है, इसमें से 11.59 का ये हो गया, तो बच्चा कुछ एंगल कितने का हो गया 78.40 डिग्री का। ठीक है, और ये टोटल एंगल कितने का 90 डिग्री का, ये एंगल कितने का 90 डिग्री का। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखो ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री का है, लामीज थ्योरम अप्लाई करनी है, तो यहां पर लिखेंगे अप्लाइंग लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम कैसे करेंगे, 1 किलो न्यूटन गिवन है, 1 किलो न्यूटन के सामने 90 sin 90, तो 1 अपॉन sin 90 इज इक्वल टू, अब देखिए P है, P के सामने कितना एंगल है 90, 90 तो ये रहा, यहां से यहां तक 90 प्लस 1159, तो 90 में जब हम जोड़ेंगे 11.59 को, तो हमारे पास में आएगा P अपॉन साइन 101.59 डिग्री इज इक्वल टू, जो आर ए है उसके सामने कौन सा एंगल है ये वाला, तो 90 तो यहां से यहां तक हो गया, उसमें 78.40 और जोड़ दो, तो 90 प्लस 78.40 हमारे पास में आ गया आर ए अपॉन साइन 168.4। अब करना क्या है, सॉल्व करना है इसको। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो गिवन वैल्यू है उसको रख लीजिए, जो गिवन नहीं है जिसको हमको निकालनी है वो रख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे, देखिए P निकालना है, P को मल्टीप्लाई कीजिए साइन 90 से इज इक्वल्स टू 1 को मल्टीप्लाई कीजिए साइन 101.5
59 से sin 90 डिवाइड हो जाएगा। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो आप क्या कर दीजिए sin 101.59 इसमें डिवाइड कर दीजिए sin 90 मतलब 1 का, तो अपने पास में p की वैल्यू आ जाएगी 0.97 किलो न्यूटन। ठीक है, p की वैल्यू तो क्या आ गई 0.97 किलो न्यूटन। और दूसरा अब क्या करना है, ये गिवन है, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, sin 90 को मल्टीप्लाई कर दीजिए RA से और 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए sin 168.4 से, तो हमको डायरेक्टली क्या करना है sin 168.4 उसमें डिवाइड कर देना है 1 का। ठीक है, तो RA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, RA की वैल्यू आ जाएगी सर 0.20 किलो न्यूटन। एक बार वापस समझा देता हूं। देखिए हमारे पास में क्या क्वेश्चन में क्या था कि एक व्हील है, उसको एक स्क्वायर पेबल पर चढ़ाना है, स्क्वायर पत्थर पर चढ़ाना है, स्टोन रखा हुआ है, यहाँ पर स्टोन की थिकनेस हमको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका डायमीटर दे रखा है व्हील का 50 सेंटीमीटर। हमको पता है जब डायमीटर 50 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। एंगल कोई भी हमको दे नहीं रखा, तो सबसे पहले तो एंगल फाइंड करना है। तो हमने जब ये डायग्राम देखा था, ये टॉपिक देखा था लामीज थ्योरम का, तो उससे पहले हमने क्या पढ़ा था फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं कि जब भी कोई सपोर्ट दे रखा हो और उस सपोर्ट को रिमूव करना हो तो हम क्या करते हैं अपोजिट रिएक्शन लगाते हैं, उसी उतने ही मैग्नीट्यूड का उसी डायरेक्शन में। तो देखिए मान लीजिए अब मैं इस फोर्स P लगाऊंगा इस पर, इस व्हील पर फोर्स P लगने से ये सपोर्ट यहां से तो खत्म हो जाएगा इसके कांटेक्ट से, तो क्या यहाँ पर रिएक्शन आएगी क्या, बिल्कुल नहीं आएगी। रिएक्शन कहां पर आएगी जब ये पत्थर पे चढ़ेगा, पत्थर पे चढ़ रहा है तो रिएक्शन कौन सी लग रही है RA। ठीक है ना, वो मैंने लगा दी यहाँ पर RA। अब हमने देखा कि O से B तक ये क्या है 25 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस दे रखी है, इसका मतलब ये भी क्या होगी रेडियस हो गई। और 20 सेंटीमीटर का पत्थर है तो 20 सेंटीमीटर जब यहाँ पर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। अब ये बची कुछ डिस्टेंस 25 में से 20 गया तो हमारे पास में 5 सेंटीमीटर की एक OC डिस्टेंस आ गई। हमको निकालना CB है, क्योंकि अगर हम ये एंगल थीटा मान लेते हैं तो थीटा ही तो फाइंड करना है, और थीटा क्या होता है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और लंब हमको फाइंड करना है। तो लंब हम कैसे फाइंड करेंगे कि OCD एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसमें OC क्या हो गया, OC हमारा बेस हो गया जिसकी डायमेंशन कितनी रखी है 5 सेंटीमीटर, और जो हाइपोटेनियस है कर्ण है वो कितने का है 25 का। तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हमने CB की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे sin थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में CB अपॉन OB, CB कितना है 24.49 और OB कितना है 25। जब थीटा निकालते हैं तो इसका क्या कर देते हैं हम साइन इनवर्स कर देते हैं, कैलकुलेटर है कैलकुलेटर में साइन इनवर्स कर देंगे, साइन इनवर्स करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 78.40, मतलब ये वाला थीटा 78.40 का आया है। और टोटल एंगल कितने का है, ये टोटल एंगल है सर 90 डिग्री का। इस 90 डिग्री में से 78.40 चला गया तो हमारे पास में एंगल बचा 11.59 डिग्री का। अब हम देखिए यही RA है वो आगे तक जाएगी, तो हमने क्या पढ़ा था ऑपोजिट एंगल्स, ये एंगल 11.59 का है तो ये एंगल भी 11.59 का होगा, और हमने जब लामीज थ्योरम के लिए डायग्राम बनाया तो ये 11.59 कर दिया। अब देखिए जो फोर्स P लगा हुआ है वो 90 डिग्री पर लगा हुआ है रिएक्शन से, जब ये रिएक्शन RA है इससे 90 डिग्री पर हम फोर्स लगाएंगे P, ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री का है, इसमें से ये एंगल यहाँ से RA से और हॉरिजॉन्टल तक 11.59 डिग्री का है, तो बाकी एंगल कितने का होगा 78.40 का। ठीक है, अब हम लामीज थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 1 है, 1 के जस्ट सामने अपोजिट फोर्सेस RA और P, RA और P के बीच में एंगल कितने का है 90 डिग्री का। फिर P हम लेंगे फोर्स इसके सामने, एंगल RA और 1 किलोन्यूटन के बीच में एंगल कितने का है 90 डिग्री प्लस 11.59 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया sin 101.59। फिर RA लेंगे रिएक्शन फोर्स तो 90 प्लस 11.5, तो अपने पास में आ गया sin 168.4 डिग्री। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, P की वैल्यू आ जाएगी 0.97 किलो न्यूटन और RA की वैल्यू आ जाएगी 0.20 किलो न्यूटन। ये एक बहुत इजी क्वेश्चन था और एग्जाम में मैं कहूं 80% इसके चांसेस होते हैं आने के इस क्वेश्चन के। ठीक है ना, BTED डिप्लोमा में और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बीटेक में ये क्वेश्चन एग्जाम 80 टाइम्स पूछा गया है, मान सकते हो आप 80% पूछा गया है। तो
अब हम बात करेंगे इसके बाद में मोमेंट की। एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं इसके आगे। अब हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। हिंदी में देखें तो आघूर्ण। मोमेंट को क्या बोलते हैं? आघूर्ण। और आघूर्ण किसे कहते हैं वो अभी हम देखेंगे। जैसे अभी हमने व्हील की बात की, तो इस व्हील को हम क्या करवा रहे थे? रोल करवा रहे थे। रोल मतलब घूमना, इसको घुमा रहे थे किसी फोर्स के द्वारा, ठीक है। उसमें भी क्या लग रहा था? मोमेंट लग रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन अब अपन ने उस मोमेंट को कंसीडर नहीं किया था, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोमेंट होता क्या है, उसको कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, मोमेंट ऑफ अ फोर्स, और इसको बोलते हैं किसी बल का आघूर्ण, ठीक है। इस बल का आघूर्ण कैसे फाइंड करेंगे ये हमको पता करना है। अब देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे डिफाइन करेंगे। मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज डिफाइंड एज टेंडेंसी ऑफ टर्निंग। मतलब मान लीजिए कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट कोई फोर्स है, एफ लगा हुआ है, ठीक है। अब इसकी क्या होगी? टेंडेंसी टर्निंग, मतलब घूमने की प्रवृत्ति, घूमने की प्रवृत्ति, टर्निंग टेंडेंसी, इसी को मोमेंट कहते हैं, टर्निंग टेंडेंसी। बस यही मोमेंट होती है। मान लीजिए फोर्स लगा हुआ है इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर। अब ये फोर्स लगा हुआ है ना, इसको क्या करेगा? इस बॉडी को घुमाएगा। चाहे तो इस तरफ से घुमा सकता है या फिर ये इस तरफ से घुमा सकता है। मतलब क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है, क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो डेफिनेशन लिखने के लिए हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ ए फोर्स, मोमेंट ऑफ अ फोर्स about a point, about a point is defined as turning tendency, turning tendency of that force about that point, अब देखिए कैसे हिंदी में कैसे समझेंगे इसको, कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स, किसी भी बल का बलाघूर्ण, अबाउट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट के अबाउट, इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया जाता है? टर्निंग टेंडेंसी, टर्निंग टेंडेंसी मतलब घूमने की प्रवृत्ति, ऑफ दैट फोर्स, उस बल का, अबाउट दैट पॉइंट। अब ये अबाउट चीज क्या चीज है, इसको समझेंगे। देखिए, ये मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, पहिया मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए जो कि घूम रहा है। अब ये घूम रहा है, अपने अक्ष पर ही तो घूम रहा है, तो इस अक्ष को क्या बोलेंगे? एक पॉइंट है जिसके अबाउट ये घूम रहा है, ठीक है ना, इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। अब फोर्स मान लीजिए मैंने यहां पर एक ऐसा फोर्स लगा दिया, ये फोर्स लगाया, मतलब मैंने इस पहिए को यहां से पकड़ के इस तरफ से घुमाया, ठीक है ना, तो फोर्स मैंने नीचे की तरफ लगाया। अब ये जो फोर्स है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या होगी? इसकी डिस्टेंस होगी इस फोर्स की। और हमने एक चीज पढ़ी थी, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या चीज होती है? क्रिया रेखा। मतलब इस लाइन ऑफ एक्शन पर ये फोर्स काम कर रहा है, मतलब मैंने नीचे की तरफ लगाया। अब देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट है, यहां से मैंने इसको पकड़ रखा है, अब मुझे इस मार्कर को घुमाना है, तो मैं क्या करूंगा? इसके अंतिम सिरे पर क्या करूंगा? बल लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा। इस प्रकार से फोर्स लगाया तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, ये नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये तो इसकी हो गई डिस्टेंस और ये हो गया इसका बल, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। और इसको क्या कहेंगे? मोमेंट। तो अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का मतलब हो गया बल, फोर्स का मतलब क्या हो गया? बल। कितने भी न्यूटन का लगा लीजिए आप, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन।
और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए यहां पर ये तो हो गया फोर्स मतलब बल, और इस बल से इस पॉइंट की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी मतलब जहां दूरी 90 डिग्री का एंगल बना है फोर्स से, ये लंबवत हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये तो हो गया फोर्स और ये डिस्टेंस हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट के अबाउट, अब देखिए ये हो गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब जिस प्रकार से अपनी घड़ी चलती है, घड़ी किस तरह कैसे चलती है, यहां पर होता है 12, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से चलती है ना। तो इस जब फोर्स घूमने की प्रवृत्ति इस प्रकार की रखता हो घड़ी की दिशा में तो उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जब विपरीत हो, जस्ट ऑपोजिट हो, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले सकते हैं। कई बुक्स में दे रखा है क्लॉकवाइज को नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, आप कुछ भी ले सकते हैं। हम क्या लेंगे, हम लेंगे क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। अब हम निकालते हैं एक वरिग्नस थ्योरम आती है। वरिग्नस थ्योरम क्या होती है, अगर मान लीजिए फोर्सेस दे रखे हैं बहुत सारे बल दे रखे हैं, उनका हमको क्या निकालना है, परिणामी निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, और रिजल्टेंट का भी क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे तो वो अभी समझेंगे। अब देखिए मोमेंट यहाँ पर है, मोमेंट को क्या बोलते हैं, आघूर्ण, ठीक है। फोर्स को अपन लिखते हैं बल, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स को क्या लिखते हैं, न्यूटन, और डिस्टेंस को किसमें शो करते हैं, मीटर में। तो अगर मैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखूं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस F इंटू एक्स मान लीजिए इज इक्वल टू m, तो मोमेंट की यूनिट क्या होगी, न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन मीटर क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई मोमेंट की, आघूर्ण की। अब देखिए हम बात करते हैं वरिग्नस थ्योरम की, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। वरिग्नस थ्योरम क्या होती है, मोमेंट तो हम सीख चुके हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट्स इट। इतना सा ध्यान रखना है, बल को लंबवत दूरी से गुणा कर दीजिए, वो मोमेंट हो गया, आघूर्ण हो गया। अब निकालते हैं हम वरिग्नस थ्योरम क्या होती है। वरिग्नस थ्योरम, अब देखिए मान लीजिए एक पॉइंट पर बहुत सारे बल कार्यरत हैं, ठीक है, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ठीक है। अब हमको मोमेंट निकालना है इन फोर्सेस का, और उसको इक्वल करना है किसके, इनके रिजल्टेंट के मोमेंट की। तो वरिग्नस थ्योरम क्या कहती है, इफ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, ठीक है, देयर algebraic sum of moments is equals to resultant moment of the forces। मतलब अगर मान लीजिए इस पॉइंट को मैं O मान लेता हूं, और यहां से एक पॉइंट मान लेता हूं O डैश, ठीक है। अब इस O डैश से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर मान लेता हूं O डैश, इससे देखो फोर्स है, फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये 90 डिग्री होगी, इसको मैंने नाम दे दिया R1। ये F2 है, यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये 90 डिग्री हो गया, और इसको मैंने नाम दे दिया R2, ठीक है। ये F3 है, अब देखिए इस पॉइंट से इसको मैंने नाम दे दिया R3, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है, ये रिजल्टेंट हो गया R, और इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, ये हो गई R। अब मुझे करना क्या है, ये R फोर्स मतलब R इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगी, इन फोर्सेस का जो मोमेंट आएगा ना इस O पॉइंट के अबाउट, वही इसका मोमेंट अलजेब्रिक सम होगा, जैसे कि F1 इंटू R1। अब देखिए ये भी इस तरफ है, प्लस F2 इंटू R2 प्लस F3 इंटू R3। मतलब जितने फोर्सेज होंगे, जैसे मान लीजिए 3 फोर्स हैं, उन फोर्सेज को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। R1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो R1 से मल्टीप्लाई कर दिया, R2 है तो F2 को R2 से मल्टीप्लाई कर दिया, F3 है तो F3 को R3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इनको किसके इक्वेट रखा, इसको किसके बराबर में रखा, इस रिजल्टेंट की, जो रिजल्टेंट है ना इन फोर्सेस का, और उस रिजल्टेंट की डिस्टेंस कितनी है, ये स्मॉल r। बस ये अपने वरिग्नस थ्योरम है। जैसे कि मान लीजिए अपने पास में एक क्वेश्चन आ गया, इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि यहां से एक पॉइंट लगा हुआ है A, इस पॉइंट पर फोर्स लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन का, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है।
यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 2 मीटर और ये फोर्स लगा हुआ है 30 किलो न्यूटन का, इस साइड फोर्स लगा हुआ है वो 10 किलो न्यूटन का लगा हुआ है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या है, स्क्वायर है। तो हमें क्या निकालना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है। अब रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, हमको ये पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला कि रिजल्टेंट का मोमेंट किसके बराबर होता है, एलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। अब देखिए पॉइंट ए की बात करते हैं। अगर मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर कोई फोर्स लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन का। अब मुझे बताइए आप कि यहां से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबवत दूरी दे रखी है क्या, बिल्कुल नहीं दे रखी लंबवत दूरी। क्यों, क्योंकि अगर इस पॉइंट पर ये फोर्स लगा हुआ है तो खींचने का काम कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल पर कोई डिस्टेंस हमको दे नहीं रखी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इसका मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। जब इसकी बात करते हैं 30 किलो न्यूटन की, पॉइंट ए के अबाउट, तो यहां से लेकर यहां तक देखिए 2 मीटर की डिस्टेंस हो गई और ये पूरा का पूरा फोर्स हो गया 30 किलो न्यूटन का। तो हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स 20 किलो न्यूटन। 20 किलो न्यूटन का मोमेंट क्या हो गया, 0। फिर दूसरा मोमेंट ऑफ फोर्स 30 किलो न्यूटन, तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 30 इंटू 2 मतलब कितना आ गया, 60 न्यूटन मीटर। अब इसके बाद में इसका ले लीजिए ए पॉइंट के अबाउट इस 10 किलो न्यूटन का, तो मैं लिखूंगा यहां पर मोमेंट ऑफ फोर्स 10 किलो न्यूटन। तो क्या हो गया 10 इंटू, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली, मतलब और 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब 10 इंटू 2 कर देंगे, 10 इंटू 2 कितना हो गया 20 किलो न्यूटन, सॉरी 20 न्यूटन मीटर। अब यहां पर रिजल्टेंट निकालना है, क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। अब रिजल्टेंट कैसे निकालना है, सबसे पहले तो देखिए जो 30 किलो न्यूटन का है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां है, अगर मैं इसको इस प्रकार से खींचता हूं, इस प्रकार से है, और इसको ऊपर की तरफ खींचना है, तो ये किधर की तरफ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा सर। जब इसकी बात करते हैं तो ये भी किस में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम रिजल्टेंट की बात करेंगे, तो रिजल्टेंट हमने क्या कहा, F1 इंटू R1 जो कितना आया था, -60, ठीक है। F2 इंटू R2 कितना है, -20 न्यूटन मीटर। तो रिजल्टेंट का मोमेंट कितना हो जाएगा, -80 न्यूटन मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उनको भी हमको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक बार वापस देख लीजिए इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हमको मोमेंट निकालना है ए पॉइंट के अबाउट, हमसे पूछा है ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालिए, तो हमको फॉर्मूला क्या लगाना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर 20 किलो न्यूटन की बात करें तो 20 किलो न्यूटन फोर्स तो हो गया, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या यहाँ पर, नहीं दे रखी, तो 0 आ जाएगा इसका मोमेंट। जब हम इसकी बात करेंगे 30 किलो न्यूटन का, इसका आघूर्ण निकालिए, तो हमारी लंबवत दूरी कितनी आ जाएगी, 2 मीटर, और फोर्स आ जाएगा 30 किलो न्यूटन। तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, -60। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना, विपरीत दिशा में। फिर 10 किलो न्यूटन का निकालेंगे, तो 10 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आ जाएगा 20 माइनस का न्यूटन मीटर। रिजल्टेंट मोमेंट निकालेंगे, तो रिजल्टेंट मोमेंट क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे इन मोमेंट्स का, -60 और -20, टोटल आ जाएगा -80 न्यूटन मीटर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।